हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीकांत पाठक आपका स्वागत करता हूं पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और लॉ के इस प्लेलिस्ट में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझना चाहते हैं, हम समझ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। पिछले 2 सेशंस में हमने जाना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली होता क्या है और कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पे भी प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्रीमेंट होता क्या है। विदाउट एग्रीमेंट देयर इज़ नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एक लाइन भी आता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि सभी अनुबंध जो होते हैं वो ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। पिछली बार मैंने बात करी थी कि कई तरह के एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सोशल एग्रीमेंट होते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल बताया था कि एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया था, लेकिन वहाँ पे चूंकि लीगल इन्फोर्सिएबिलिटी नहीं होती है, वो लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, वो केस नहीं कर सकता है उसके ऊपर। तो ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि सारे जो एग्रीमेंट है वो अनुबंध कभी नहीं होते। मतलब कि एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होंगे। इस सेशन में हम ये समझने वाले हैं कि एग्रीमेंट्स और उसके प्रकार क्या हैं, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट्स के भी अलग अलग प्रकार को हम यहाँ पे डील करेंगे। तो आइए समझते हैं एग्रीमेंट क्या होता है, ठहराव क्या होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E के अकॉर्डिंग प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो वो ठहराव कहलाता है। शॉर्ट में अगर हम देखें तो ठहराव इज इक्वल प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। एग्रीमेंट होने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव की रिक्वायरमेंट होती है। प्रपोजल के बारे में मैंने पहले सेशन में आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई बात रखता हो, ये जानकर, ये सोचकर कि वो उस पर हाँ या ना करेगा, तो हम उसे प्रपोजल कहा करते हैं, ऑफर कहा करते हैं। और जब उस व्यक्ति ने उस पर एक्सेप्टेंस दिखा दिया तो हम कहते हैं कि वो एग्रीमेंट बन गया है। एग्रीमेंट के लिए कुछ इसके आवश्यक लक्षण होने चाहिए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक उसकी होती है। जैसे सबसे पहली बात है कि इसमें 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। मोर देन 2 पार्टीज का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि कोई भी बंदा खुद से कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि उसकी पारस्परिक सहमति भी होनी चाहिए, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस उसकी होनी चाहिए, म्यूचुअल एसेंट होनी चाहिए इसमें दोनों की। क्योंकि एक बंदा अगर दूसरे बंदे के ऊपर कोई भी बात रख रहा हो उसके सामने, ये जानने के लिए कि वो स्वीकारेगा कि नहीं, तो वहाँ पे अगले की सहमति के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती में अगर हम करते हैं तो फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वायलेबल होगा। हम आगे के क्लासेस में इसे डील करेंगे। लेकिन बात है क्या कि मोर देन 2 पार्टीज तो हों, लेकिन उनकी आपस में सहमति भी होनी चाहिए, म्यूचुअल एसेंट उनका होना चाहिए। फिर यहाँ पे वैधानिक संबंध स्थापित करने वाले ठहराव होने चाहिए। वैधानिक संबंध का मतलब है कि अगर किसी एक बंदे ने दूसरे के ऊपर कोई अगर एग्रीमेंट बोला हो, एग्रीमेंट किया हो, या फिर अगले ने उसे एक्सेप्ट किया हो, तो वो अपने ऑब्लिगेशन को ड्यू टाइम पे पूरा कर देगा, और जिसने बात कही थी वो भी अपने ऑब्लिगेशन को पूरी तरह से कर लेगा। ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम इसको अच्छे से देखेंगे। तीसरी बात होती है पारस्परिक संवहन। पारस्परिक संवहन का मतलब है, कई बार ऐसा मामला आता है कि जिस बंदे ने प्रस्ताव रखा और जिसके लिए प्रस्ताव रखा उस तक पहुंच ही नहीं पाता है, और अगले ने स्वीकृति दी, लेकिन जिस बंदे के पास स्वीकृति पहुंचनी चाहिए थी उस तक वो स्वीकृति पहुंच ही नहीं पाया। अभी जैसे मोबाइल से हम अगर बात करते हो कि कहीं एक एग्रीमेंट किया कि नहीं, किसी एक सेलर को कॉल किया और कहा कि नहीं मुझे 50 गैलन जो हैं वो चाहिए सरसों के तेल के, लेकिन मेनवाइल वहाँ पे कनेक्शन लूज हो गया और तेल कौन सा भेजना है, सरसों का तेल, ये उसके दिमाग में नहीं आया, उसने सुना नहीं शायद सेलर। अब सेलर के पास ये कन्फ्यूजन है कि वो क्या भेजे, क्योंकि सेलर कोकोनट ऑयल में भी डील करता है और मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल में भी डील करता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन की हम बात करें तो यहाँ पारस्परिक संवहन नहीं हो पा रहा है। एक ने दूसरे को तो बोला, दूसरा हाँ बोला, ना बोला या क्या बोला ये पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो एग्रीमेंट के लिए मोर देन 2 पार्टीज होनी चाहिए, उनकी आपस की पारस्परिक सहमति होनी चाहिए, पारस्परिक संवहन होनी चाहिए, और ये वैधानिक उत्तरदायित्व को भी पैदा करने वाला यानी कि एग्जिस्ट करवाने वाला होना चाहिए। फिर अगली बात है कि परिणाम क्या होगा। परिणाम कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर प्रपोजल आया किसी का और किसी ने एक्सेप्ट कर दिया, या वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करे या वो नेगेटिवली। नेगेटिवली का मतलब होता है कि सहमति तो स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन
या तो वो हाँ कर सकता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या तो वो ना कर सकता है नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, विल यू मैरी मी, बी ने साफ मना कर दिया, तो भी यहाँ पर वो सहमति स्वीकृति वाली बात हो रही है। उसने सहमति दिखाई लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, उसने ना कह दिया, उससे वो विरत हो रही है, एब्सटिनेंस की बात होती है। लॉ में हम दोनों को लेके चलते, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी लेके चलते, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी लेके चलेंगे। बंदे ने हाँ कहा तो भी है एग्रीमेंट, बंदे ने ना कहा तो भी एग्रीमेंट है। तो ऐसे स्थिति में किसी काम को करने या विरत होने, यानी एब्सटिनेंस, रुकने, विरत होने का मतलब होता है रुकना, वो काम नहीं करना चाह रहा है तो उसने मना कर दिया। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स, चाहे कोई भी एक्सेप्टेंस हो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो एग्रीमेंट कहलाएगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या हैं, यानी कि एग्रीमेंट के कितने प्रकार होते हैं। तो इन्हें हम बेसिस के ये पे लेके चलेंगे, मतलब अलग अलग बेसिस पे हम इन्हें डील करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम इन्फोर्सिबिलिटी को देखते हैं, प्रवर्तनीयता के आधार पे देखते हैं, तो एक तो एग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। दूसरा वैलिड एग्रीमेंट भी कहलाएगा वो, और दूसरी बात है क्या कि वो वॉइड एग्रीमेंट दूसरा होता है। मतलब इन्फोर्सिबिलिटी के बेस पे हमारे पास दो तरह के एग्रीमेंट होंगे। पहला जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा यानी वैलिड एग्रीमेंट, और दूसरा एग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे जो कि किसी भी कारण से कानूनन प्रवर्तनीय नहीं है, उन्हें कानून में आप लेके नहीं जा सकते। जैसे चेक की बात करी थी, और चेक में अमाउंट तो डाल दिया लेकिन चेक में साइन ही नहीं किया हुआ है, ऐसे में वो बंदा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करे। फिर अगर हम वैधानिकता के बेस पे देखें, हमारा दूसरा बेस जो है वो लीगलिटी के बेस पे है। तो एक जो होता है वो लीगल एग्रीमेंट होगा, ऐसे एग्रीमेंट जिसे कानून ने साफ हाँ कह दिया है तो वो वैधानिक ठहरा होगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 500 रुपये में साइकिल दूंगा, और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक लीगल एग्रीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे साइकिल को बेचना न तो कानून ने मना किया हुआ है और न ही उसके लिए पैसे लेना कानून ने कहीं पे मना किया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी चीज़ें जिनको स्मगलिंग की श्रेणी में रखी जाती है, तो अगर आप वो गैर कानूनी तरीके से उसको बेचने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे वो लीगल नहीं बल्कि इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा। तो लीगल एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट ये लीगलिटी के बेस पे हुआ करते हैं। इलीगल वो है जिसे कानून ने साफ मना किया हुआ है। अब चरस, अफीम, गांजा की जो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो बिना सरकार की परमिशन लिए, बिना उसका लाइसेंस प्राप्त किए नहीं बेचा जा सकता। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई बेचता है तो उसे स्मगल करना कहेंगे, या फिर ये लीगल के बदले इलीगल एग्रीमेंट में आ जाएगा वो। फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि ठहराव बना तो कैसे बना, एग्रीमेंट कैसे बना। तो इसमें एक जो होता है वो एक्सप्रेस होता है और दूसरा जो होता है वो इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेस का मतलब स्पष्ट रूप से कहा गया। अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, उसके लिए अगर प्लेन की टिकट ली है या फिर ट्रेन की टिकट ली गई है, तो एक्सप्रेसली ये बताया गया है क्या कि फलाने स्टेशन से दिल्ली, नई दिल्ली के स्टेशन पे अपन रुकेंगे। तो ये एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट है दोनों के बीच में कि हमने आपसे टिकट खरीदा लेकिन दिल्ली का खरीदा। इम्प्लाइड वाले में क्या होता है कि ऐसा कुछ बताते नहीं है, ऐसे ऑटो जा रहा है या फिर कोई भी पिकअप वैन जा रही है और आपने उसे रास्ते में हाथ दे दिया, आप बैठ गए और डेस्टिनेशन तक, जिस स्थान पे आपको जाना था, आप जब वहाँ जा रहे हैं तो फिर आपसे जब वो पैसे मांग रहा है, आप कहते हैं कि नहीं पैसे क्यों दे, हम रास्ते में खड़े थे भैया, तुमने गाड़ी रोकी थी, हमने तो सिर्फ हाथ दिया था, या फिर तुमने खुद से गाड़ी रोकी थी, हमने हाथ भी नहीं दिया था। तो आप जब ऐसी किसी भी सवारी गाड़ी में बैठते हैं तो सिंपल सी बात है, आपने एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट किया हुआ है कि तुम मुझे फलाने जगह तक छोड़ दो और मैं तुम्हें वहाँ पे पैसे दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली बात कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पे हम देखें, फिर आगे बढ़ेंगे तो निष्पादन, परफॉर्मेंस पे अगर देखेंगे तो इसमें भी परफॉर्मेंस में दो तरह के बेसिकली होते हैं। एक तो होता है वो ऐसा एग्रीमेंट जो कि परफॉर्म्ड है, निष्पादित है, दोनों ने अपने अपने एग्रीमेंट के दिए गए ऑब्लिगेशंस को पूरा कर लिया। लेकिन अगर निष्पादकीय है यानी कि वो एग्जीक्यूटरी है, तो एग्जीक्यूटरी में दोनों के दोनों करने बाकी हो, जिसे हम बायलैटरल कहेंगे, या फिर उसमें से कोई एक बंदा उसे करना बाकी है, अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करना बाकी है, तो उसे हम यूनिलैटरल कहते हैं। जैसे कि अगर किसी ने उधार सामान लिया और पैसे देना छोड़ दिया कि भाई पैसे बाद में देंगे, ये यूनिलैटरल हो गया। हमने परफॉर्मेंस किया, एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस है, लेकिन एक बंदे ने परफॉर्मेंस किया, दूसरा बंदा कुछ दिनों के बाद परफॉर्मेंस को वो देगा। फिर अगर कंप्लीटनेस की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग भी दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं। एक जो होता है वो एनफोर्सिएबल होगा और दूसरा अनएनफोर्सिएबल होगा।
एनफोर्सिबल एग्रीमेंट वो होते हैं जिनके ऊपर केस किया जा सकता है, और अनइनफोर्सिबल एग्रीमेंट वो होते हैं जिनके ऊपर केस नहीं बनता है, केस नहीं कर सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का होता है। तो जिस ढंग से हमने उसे डील किया, एग्रीमेंट को जिस ढंग से हमने डील किया उसी ढंग से हम डील करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि एग्रीमेंट के बेस पे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हमने पहले भी कहा कि एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी, यानी कि अगर वो लॉ में इनफोर्सिबल हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो यहाँ भी बेसिस वही चलेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें तो लीगैलिटी के बेस पे, तो लीगैलिटी के बेस पे हम देखेंगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कुछ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और कुछ अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें परफॉर्मेंस नहीं होने पे केस बनता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होंगे जिसमें किसी न किसी की चीज़ की कमी के चलते वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि ए ने बी से कहा कि सी से शादी कर लो, सी उसकी बेटी का नाम है, लेकिन सी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है एंड वक्त पे, तो अब बी किससे शादी करेगा, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हो तो हमने कहा था स्वतंत्र सहमति, सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 22 इन्हीं बातों को डील करता है कि कौन कौन से वॉइडेबल होंगे और कौन कौन से वैलिड या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि स्वतंत्र सहमति जब फ्री कंसेंट लोगों का नहीं हो, किसी को कनपट्टी पे बंदूक रख करके तब फिर उसका कंसेंट लेने की बात की, किसी को बहला के फुसला के लेने की बात की, किसी को झूठ बोल करके लेने की बात की, तो सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 और कई बार आगे बढ़ेंगे तो गलतियों की भी बात होती है। तो ये सारे में हम वहाँ पे जस्टिफाई करते हैं कि कौन सा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा और कौन सा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इलीगल होते हैं, जिसे लॉ ने साफ मना किया हुआ है, और लॉ ने मना किया हुआ है, सिंपल सी बात, हम उसे नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो फिर वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आएगा। और कुछ अनइनफोर्सिबल होते हैं, किसी न किसी कारण से वो लॉ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन पे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि एक मैंने एग्जांपल बताया था कि पत्नी ने पति को कहा कि 24 घंटे शांत रहोगी, 2 लाख रुपए देंगे। अब 2 लाख रुपए मांगने बैठी तो उसने कहा कि भाई कहाँ से, क्यों देंगे हम। तो यहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन में चाहिए था पत्नी को कि वो लिखवा दे। अब यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल को डील कर रहा हूँ, इसका मतलब जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अब ऐसा करना शुरू ना कर दें। लेकिन एक जो आया था केस, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि अगर आप रजिस्टर्ड करवा ले, उसको सिग्नेचर करवा ले, साइंड बाई करवा ले हस्बैंड, ऐसे करके, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट तब इन्फोर्सिएबल होगा। लेकिन ऐसे केस में वो अनइन्फोर्सिएबल है। फिर अगर हम बात करते हैं निर्माण के आधार पे, तो एक जो होता है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा एग्रीमेंट के टाइप का, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा एग्रीमेंट के ही टाइप का, और एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक अलग से चैप्टर ही मैं बना के दूंगा, एक अलग से चैप्टर ही उसका होता है, सेशन उसकी होगी, आप उसमें उसको अच्छे से देख पाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बेस पे, तो जैसे हमने एग्रीमेंट में पढ़ा एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, बायलेटरल, यूनिलेटरल, तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी होती है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो चूंकि एग्रीमेंट पे बेस्ड होता है, इसलिए एग्रीमेंट में जो आएंगे डिविजन्स, यानी कि एग्रीमेंट के जो डिविजन्स दिए हुए हैं उसका जो टाइप्स दिया हुआ है वही कॉन्ट्रैक्ट का भी टाइप्स होगा। स्टार्टिंग में मैंने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन कहा था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, अनुबंध जो होते हैं, वो ठहराव होते हैं, लेकिन सारे ठहराव अनुबंध हो ये ऐसा नहीं होता है। तो आई होप आपको इस चैप्टर के माध्यम से ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ठहराव है तो अनुबंध है, एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एग्रीमेंट वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो कि इन्फोर्सिएबल हो, जिसे लॉ में ले जा सकते, केस कर सकते जिसके लिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये सेशन भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएँ, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऑल को प्रेस करें, जिससे इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।